प्रिय अभ्यर्थियों, आज हम टीजीटी पीजीटी हिंदी में जो अभ्यर्थी उम्मीदवार हैं उनके समास प्रकरण पे चर्चा करेंगे, हिंदी में और संस्कृत में। समास विग्रह की दृष्टि से तो बहुत व्यापक है संस्कृत में, लेकिन हिंदी भाषा में समास को पढ़ने के लिए कुछ पारिभाषिक चीज़ें जो हैं उनको देखना है और कुछ जो है वो आपको ट्रिक से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला आया चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है। अब देखिए, जब कोई शब्द इस प्रकार से आए कि जिसमें दोनों शब्द संज्ञापद तो हों, लेकिन जैसे चंद्र भी संज्ञा है, मौली भी, चंद्रमा और मौली माने मस्तक, लेकिन दोनों शब्दों में ये विचार करना होगा कि चंद्रमा जो है यानी पहला संज्ञापद दूसरे संज्ञापद से क्या संबंध रखता है। तो जब दोनों संज्ञापद हों और उसमें कोई अन्य अर्थ की प्रधानता हो, अब चंद्रमा एक है, मौली मस्तक एक है, लेकिन इनका संबंध क्या है। चंद्रमा जिसके मस्तक पर ये भाव है, जैसे वीणा पाणी, चक्रपाणी, दोनों पद संज्ञा होते हैं। वो हम पारिभाषिक घिसी-पिटी परिभाषा से नहीं, ट्रिक से बताना चाहते हैं। चंद्रमा भी संज्ञा और मौली भी संज्ञा है। तो चंद्रमौली में जब चंद्रमा और मौली दोनों का संबंध कब स्थापित होगा, जब हम किसी अन्य को लेंगे जिसकी स्थिति दोनों में, चंद्रमा और मौली में, दोनों में आपको समान ऐसा लगे कि जिस जो धारण करता है ऐसे अर्थ नहीं निकलेगा। दोनों अलग अलग हो जाएगा, चंद्रमा और मौली माने मस्तक। लेकिन ये संबंध तब सार्थक होगा जब अन्य पद चंद्रमा है जिसके मस्तक पे, अर्थात शिव, और अन्य पद की प्रधानता होते ही उसको हम योग रूढ़ कह देते हैं। यानी दो शब्द जुड़े और जुड़ने के बाद उनका वही अर्थ सार्थक नहीं हुआ जब तक तीसरे को नहीं लिया गया। तीसरे को हमने शिव को ले लिया, इसलिए चंद्रमौल शब्द किस समास से बना है, इसमें हो गया बहुब्रीहि। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन देखें, बहुब्रीहि। इसके बाद दूसरा है कि द्वंद्व समास होता है। 4 ऑप्शन है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान होता हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, द्वंद्व का मतलब होता है कि आपस में दो समान स्तर के हों। तो जब समान स्तर के होंगे संज्ञापद, तो वहां पर फिर निश्चित रूप से इसमें प्रायः संज्ञापद और उन संज्ञापदों का स्तर भी समान होता है। प्रायः कभी कभी लिंग की दृष्टि से एक दूसरे से विपर्य होता, विपरीत अर्थ में। जैसे हमने कहा दिन रात, तो दिन और रात, पति और पत्नी, लिंग के दृष्टि से विपरीत अर्थ हो या शब्द की दृष्टि से विपरीत अर्थ हो, लेकिन दोनों होंगे समान स्तर के, एक ही कोटि के। तो जब सभी पद प्रधान होते हैं तो वहां पर क्या होता है,
द्वंद्व समास, यानी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सही है बी, तो इसलिए बी लगाओ। इसके बाद प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार क्या है? बहुत अच्छा है शब्द प्रयोगशाला। अब ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी आप देखिए, जब विग्रह करते हैं तो प्रयोग और फिर शाला, तो जो स्थान जिस कार्य विशेष के लिए नियत होता है, निश्चित होता है, उसमें निश्चित रूप से जो है चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला यानी स्थान। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, इसलिए यहां पर सही विकल्प होगा तत्पुरुष समास, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद निर्विवाद में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। प्रस्तुत प्रश्न में निरुपसर्ग आया है और विवाद शब्द जो है वो संज्ञापद है। अब यही खेल सब चलता है, ध्यान से देखिए आप लोग, और इसको नोट भी करते जाइए कि जहां जहां पर अब उपसर्ग आता है तो प्राय आप लोगों ने सुना है कि प्रथम पद जब अव्यय हो, उपसर्ग अव्यय ही होता है, जिसका कोई लिंग और वचन नहीं, उस सब में फिट बैठ जाता है। तो यहां पर निर्विवाद यानी कि जो विवाद से रहित है, यानी जिसमें विवाद से परे, विवाद नहीं है तो, लेकिन उपसर्ग आया। ऐसे तो विवाद से परे से आ रहा है तो तत्पुरुष भी दिख रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा, लेकिन नहीं, निरुपसर्ग आ गया है। और प्रधानता भी देखिए, विवाद शब्द जो संज्ञापद है उसको निरुपसर्ग ने ही एक नया मोड़ दे दिया। विवाद जब निर लगा तो उसका सेंस हो गया कि यानी निर उपसर्ग ने ही, अव्यय ने ही विवाद शब्द को के अर्थ को परिभाषित कर दिया, इसीलिए उसकी प्रधानता परिभाषित इसलिए कि कारण विवाद है ही नहीं, निर्विवाद, विवाद शून्य, विवाद रहित। तो इसलिए प्रथम पद अव्यय है, उपसर्ग के रूप में आया है, अव्यय उपसर्ग के रूप में भी हो सकता है, और कभी कभी अव्यय, चूंकि अव्यय का मतलब होता है कि जिसका लिंग वचन न बदले, विकार रहित। तो चूंकि अव्ययी भाव समास इसका ऑप्शन बी दिया है, तो इसको बी लेंगे। कौन सा लेंगे? बी ऑप्शन, यानी कि अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आया ऊट पटांग। अब जरा इसमें देखिए कि ऊट पटांग शब्द में आप लोग ध्यान से देखें कि ऊट पटांग शब्द में ये बोलचाल की भाषा में है, हिंदी में ऐसे भी आजकल पूछे जाने लगे हैं, लेकिन दोनों शब्द हैं संज्ञा पद आम बोलचाल के। ऊट पटांग यानी जो जिसका कोई तुक ना हो, जो अव्यवस्थित हो, लेकिन जब तक ऊट के साथ पटांग शब्द नहीं लाएंगे तब तक ये पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा। और निश्चित रूप से ऊट पटांग शब्द में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो निश्चित रूप से ऊट पटांग शब्द में क्या दिख रहा है कि जो ऊट पटांग शब्द है उसमें आप लोग देखें कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
एक बहुब्री, एक द्वंद्व, एक द्विगु और एक वैभव। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुब्री तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई योग रूढ़ तो है नहीं, दिव्य संख्यावाची है नहीं। अव्ययी भाव भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई अव्यय नहीं है, प्रथम पद की प्रधानता नहीं है। तो दोनों मिलजुल गए, हमने कहा द्वंद्व हो गया, दोनों द्वंद्व हैं, बराबर के हैं, तब उसका अर्थ निकला, यानी अव्यवस्थित अर्थ होता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, द्वंद्व, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अब पहले तो कर्मधारय समास की ट्रिक समझ लो। कर्मधारय समास में भी दो पद हुए, तो एक विशेषण के रूप में होगा और एक जिसकी विशेषता बताई जा रही यानी विशेष के रूप में। दूसरे शब्दों में एक उपमेय होगा या एक उपमान होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कह दें कि शब्द ले लिया हमने हिंदी भाषा में कि भाई जो है नील कमल। अब कमल कैसा है? नीला, नीला उसका रंग हो गया और कमल जो है वो संज्ञा। तो जब विशेषण जो होता है वो आप लोगों को मालूम है कि विशेषता बताने वाला, और जो संज्ञा पद होगा उसी की तो विशेषता बताता है विशेषण। तो जब भी इसमें सामासिक विग्रह करेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि या तो पहला पद विशेष से होगा, दूसरा विशेषण, कभी पहला पद विशेषण दूसरा विशेष, कभी दोनों विशेषण और कभी दोनों विशेष से। 4 स्थितियों में कर्मधारय समास हिंदी के अभ्यर्थी समझने होता है। अब जैसे नीलकमल, तो पहला विशेषण हो गया, दूसरा विशेष। हम कहते हैं कि क्या कहते हैं कि नीलकमल हो गया और दूसरा ले लें सिंह पुरुष। अब सिंह हो गया विशेषण, पुरुष हो गया नहीं, जैसे नीलकमल हो गया वो, और उसके अलावा हम लोग ले लें घनश्याम। अब घनश्याम शब्द में आप देखिए घन हो गया बादल संज्ञापद और श्याम हो गया विशेषण काला। उसके बाद तीसरा हमने ले लिया दोनों विशेषण हो, जैसे काला गोरा। काला और गोरा नहीं होगा, काला भी विशेषण है, गोरा ये नहीं कि द्वंद्व हो जाए। या दूसरा ले लिया हमने कि हृष्ट पुष्ट हरा भरा, तो ये दोनों विशेषण, और दोनों विशेष से अगर हो तो भी हो जाएगा। दोनों विशेष में जैसे हम कहें कि चरण कमल, अब चरण भी विशेष से नहीं संज्ञा है और कमल भी संज्ञा है, इसी से रूपक अलंकार बन जाता है। तो कर्मधारय 4 स्थितियों में, तो यहां पर विचार करें, प्रश्न संख्या 6 को पुनः पढ़ें और देखें ध्यान से, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो परम अणु, परम हो गया विशेषण, अणु हो गया विशेष। सदा शय, दोनों में सदाशय यानी आशय और सदा जो है वो तो आपस में मिला देंगे तो दोनों एक सदाशय जो है विशेष से विशेषण में। भव सागर, भव संसार और सागर, भव भी जो है विशेष से है, सागर भी विशेष से है, भव रूपी सागर। परम है जो अणु, सदा है जो आशय। अब चतुरानन में चतुर तो संख्यावाची आ गया, लेकिन चतुरानन में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि चतुर आनन 4 मुखों का समूह नहीं हो सकता, मुख कोई वस्तु नहीं है, इसलिए अन्य पद की प्रधानता होगी तो वहां बहुब्रीहि होगी। तो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसमें चतुरानन ही होगा। क्या होगा? चतुरानन। ध्यान से देखें, इसमें कौन सा होगा? चतुरानन। इसलिए आप इसमें करते हैं बी। कौन सा? बी। इसके बाद
अगला प्रश्न आता है, नीरस में कौन सा समास है? अब ध्यान से देखें कि नीरस शब्द में जो ये लिखा हुआ है नीरस, नी जो है उपसर्ग है और रस, रस शून्य हो, रस रहित हो, बिना रस के। तो ऐसी स्थिति में जब पहला अव्यय आ गया तो सीधे सीधे अव्ययी भाव होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव, यानी सी हो जाएगा। इसके बाद 8वां है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ये कहा जा रहा है। ग्रंथ रत्न, गृहागत, महादेव और पंचवटी। बहुत ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लें। कहते हैं कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ग्रंथ रत्न, यानी इसमें अभी जो ट्रिक बता रहे हैं, ग्रंथ संज्ञा और रत्न उसकी विशेषता। महादेव महान विशेषण और देव विशेष, तेनी कर्मधारे में जा रहा है। पंचवटी इसमें संख्यावाची तो दिन में जा रहा है। गृहागत, गत शब्द ध्यान दीजिए, द्वितीया तत्पुरुष में गत हो, आपन्न हो, श्रित हो, अतीत हो, ये जब शब्द आते हैं लास्ट में, रामाश्रित, कृष्णाश्रित, गृहागत, कष्टापन्न, दुखापन्न, तो और प्राप्त, सुख प्राप्त, दुख प्राप्त, तो ये जो दूसरा शब्द आता है तो इसमें गत शब्द आया, तो इसलिए द्वितीया तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा? द्वितीया तत्पुरुष, अर्थात ये गृहागत तत्पुरुष समास होगा। इसके पश्चात अंशुमाली में कौन सा समास है? कह रहा अंशुमाली में कौन सा समास? अंश कहते हैं किरण को, माली माने उसका समूह। अब ये प्रश्न संख्या 9 आप लोग नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अंशुमाली, अभी भी हमने बताया था कि अंशु तो किरण को कहते हैं, माली माने। अब किरण का समूह, अब इसका क्या मतलब? किरण का समूह कहते रहो जब तक आप इसमें ये नहीं कहेंगे भाई किरण का समूह से कौन, किसको संसूचित किया जा रहा है, यानी कोई अन्य पद। तो भगवान सूर्य को अंशुमाली कहते हैं, इसलिए अंशुमाली में जो अंश है अंशवा, यानी अंशु नाम मालिना, तो अंशु नाम मालिना यानी समूह, यस्य सा अंशुमाली, यानी अंश संस्कृत में उसमें होगा किरणों का है समूह जिनका, उनमें किरणें ही किरणें, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि, डी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10 है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? नोट कर लें, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो इसमें यश प्राप्त, अभी हमने कहा था कि अगर दूसरे समास में दूसरे पद में गत शब्द, श्रित शब्द, आपन्न शब्द और प्राप्त शब्द और गत शब्द आ जाए तो निश्चित रूप से द्वितीया तत्पुरुष होगा। तो यश प्राप्त में तो तत्पुरुष है, हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया, हाथ की साधन सहायता से जो भी तत्पुरुष है। मेघनाद, अब मेघनाद शब्द में, अच्छा मेघनाद, इसका अर्थ हुआ कि मेघ नाद विशिष्ट पद को बता रहा, विशिष्ट व्यक्तित्व को बता रहा। वैसे इसका हुआ कि मेघ का नाद है जिसका, वह व्यक्ति विशेष कौन है? तो रावण पुत्र मेघनाद है। मेघस्य नादा नहीं कहेंगे कि मेघ का नाद कह दे, मेघ जैसा नाद है जिसका, यानी मेघ ही नादा, मेघ के साथ, यस्य सा, मेघ जैसा ध्वनि गर्जना है जिसकी करता है, वो व्यक्ति विशेष मेघनाद। तो जैसे व्यक्ति विशेष हुआ, योग रूढ़ हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास, इसलिए सी होगा। आज 10 समास की, इसमें सी मेघनाद 10 की बात करते हैं, शेष हम इसका, इसमें अभी प्रथम चरण में
आपके जो समास हैं उनको हम क्रमशः 10, कभी 15, कभी 20 आपको हल करवाएंगे और इसको आप अभ्यास करें ठीक से, बिना टाइम किए 100% एक्यूरेट, यानी गति भी ठीक और शुद्धता। गति जो टाइम बाउंड है आप परीक्षा में वो भी कवर करेंगे और एक्यूरेसी भी, शुद्धता भी आएगी बात पे। आगे फिर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। इसको आप लोग ढंग से तैयार करें और निश्चित रूप से जब इसको आप तैयार करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा।